हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो पर बात करने वाला हूँ मासिक मूल्यांकन 2022-23 माह जुलाई कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के बारे में बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा जिसका लिंक कम्युनिटी पोस्ट पर मिलेगा। तो कम्युनिटी पोस्ट पर जाए और टेलीग्राम चैनल का लिंक वहां पर दे रखा है, तो वहां से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन हो जाइए और इसका पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। पहला प्रश्न, स्थानापन्न वस्तुओं को परिभाषित करने। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है? एक दिष्ट अधिमान से आप क्या समझते हैं? मोनोटोनिक प्रेफरेंस क्या होता है, इसको बताना है। कुल उपयोगिता का सूत्र लिखना है, राइट फॉर्मूला ऑफ टोटल यूटिलिटी। फिर राष्ट्रीय आय की गणना करना है। वेतन दिया है 30,000 करोड़, किराया है 10,000 करोड़, लाभ है 10,000 करोड़, ब्याज है 10,000 करोड़, उपभोग है 50,000 करोड़, सकल घरेलू विनियोग है 4,000 करोड़। फिर आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, अथवा पर भी दिया है। निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर व्यय विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना कीजिए। अगला देखते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न, 6 अंकों के लिए प्रश्न है। हासमान सीमांत उपयोगिता नियम को तालिका एवं रेखा चित्र द्वारा समझाइए। एक्सप्लेन द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी विद द हेल्प ऑफ द टेबल एंड डायग्राम। तटस्थता वक्र वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तटस्थता वक्र अंधिमान वक्र को तालिका एवं रेखा चित्र द्वारा समझाइए। मांग को प्रभावित करने वाले 6 तत्वों को लिखिए। एक्सप्लेन द 6 फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ डिमांड। व्यक्तिगत मांग तालिका एवं बाजार मांग तालिका में अंतर को स्पष्ट करना है। तो ये 6 प्रश्न यहाँ पर हुए। फिर 7वां प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में आने वाली प्रमुख कठिनाइयाँ कौन कौन सी है, लिखे। 6 अंकों के लिए प्रश्न है, प्रत्येक पॉइंट पर एक एक अंक यहाँ पर मिलेंगे। तो इसका उत्तर देखते हैं किस तरह से उत्तर होगा। स्थानापन्न वस्तुओं को परिभाषित करना है। तो स्थानापन्न वस्तु क्या होता है? यह वह वस्तु है जिनका प्रयोग एक दूसरे के बदले में किया जाता है। उदाहरण के लिए चाय और कॉफ़ी, कॉम्प्लान और बॉर्नविटा एक दूसरे के स्थानापन्न वस्तुएं। एक वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने से दूसरी वस्तु सस्ती हो जाती है, इससे दूसरी वस्तु की मांग क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। दूसरा प्रश्न है, एक दिष्ट अधिमान से आप क्या समझते हैं? उपभोक्ता किन्हीं 2 बंडलों में से उस बंडल को अधिमान देता है जिसमें इन वस्तुओं में से कम एक की अधिक मात्रा हो और दूसरे बंडल की तुलना में दूसरी वस्तु की भी मात्रा कम हो। अधिमान के इस प्रकार को एक दिष्ट अधिमान कहते हैं। कुल उपयोगिता TU इक्वल टू होता है MU होता है, समीशन MU होता है। उसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न, राष्ट्रीय आय की गणना करना है। ये आपको आंकड़ा दिया हुआ है, वेतन, किराया, लाभ, ब्याज, उपभोग, सकल घरेलू विनियोग। तो यहाँ पर अपन किसको जोड़ेंगे? वेतन, किराया, लाभ और प्लस क्या हो जाएगा आपका? ब्याज। तो इसमें सबको जोड़ कर आएगा आपका 60,000 करोड़ रुपये आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रुपये है करोड़ों में। उसके बाद आपका अथवा पर दिया गया था, इसका राष्ट्रीय आय निकालना है। तो यहाँ पर होगा आपका राष्ट्रीय आय व्यय विधि पर निजी उपभोग व्यय प्लस सरकारी उपभोग व्यय प्लस स्टॉक में परिवर्तन प्लस सकल स्थायी विनियोग। तो इसका आपका उत्तर निकालेंगे। तो इस तरह से इसका उत्तर आ जाएगा 10,000 करोड़ रुपये। फिर आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, सीमांत उपयोगिता नियम को तालिका एवं रेखा चित्र द्वारा समझाना है। तो इस तरह से यहाँ पर इसके पूरे उत्तर को देख सकते हैं क्या होता है। सीमांत उपयोगिता को तालिका एवं रेखा चित्र द्वारा किस तरह से आपको समझाना है। तो इस तरह से तालिका द्वारा स्पष्टीकरण करेंगे। रोटी की इकाइयाँ, कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता, इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। इसको फिर एक्सप्लेन करना है। तो इस तरह से आपको पूरा चीज़ें यहाँ पर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। यहाँ पर अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट पर मैसेज करेंगे और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगा जिसका लिंक कम्युनिटी पोस्ट पर है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, तटस्थता वक्र अंधिमान
वक्र को तालिका और रेखा चित्र द्वारा समझाना है। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। उदासीनता वक्र, जिसको तटस्थता वक्र भी कहा जाता है, इसका पहले अर्थ लिखना है। तो अर्थ यहाँ पर है जे के स्तंभ के अनुसार यह दो वस्तुओं की भाषाओं के उन संयोगों को प्रदर्शित करने वाले बिंदुओं का मार्ग है जिसके बीच व्यक्ति तटस्थ रहता है, इसे उदासीनता वक्र कहते हैं। उदासीनता वक्र के लिए तालिका हुआ पहला संयोग, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंच, संतरा, सेब, और उसके बाद सीमांत प्रतिस्थापन की दर यहाँ पर निकाल लिए। उसके बाद इसका रेखा चित्र द्वारा स्पष्टीकरण करना है। किस तरह से आपको रेखा चित्र बना लेना है ग्राफ के माध्यम से, जो ऊपर आपने तालिका बनाया उसके आधार पर। इस तरह से आपका पूरा उत्तर यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला देखते हैं, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व बताना या कारक बताना, यानी कि उपभोक्ता की आय। मांग को प्रभावित करने वाली प्रमुख बात उपभोक्ता की आय है। आय के बढ़ने से क्रय शक्ति बढ़ती है, अतः क्रय शक्ति के बढ़ने घटने पर मांग क्या होती है, बढ़ती घटती है। धन का वितरण, धन के वितरण का भी मांग पर प्रभाव पड़ता है। यदि धन का वितरण समान है तो मांग बढ़ेगी, अन्यथा मांग में कमी हो जाएगी। उपभोक्ताओं की रुचि, मांग पर उपभोक्ताओं की रुचि का भी प्रभाव पड़ता है। जिन वस्तुओं के उपभोग के प्रति उपभोक्ताओं की रुचि बढ़ेगी या जिन वस्तुओं का फैशन बढ़ेगा, उन वस्तुओं का मांग उत्तरोत्तर बढ़ेगी। तो इस तरह से आप अलग अलग पॉइंट बना सकते हैं। भौगोलिक वातावरण यहाँ पर बनाना है। फिर अगला पॉइंट है वस्तुओं का मूल्य, भविष्य में कीमत परिवर्तन की आशा। अगला देखते हैं, तालिका बनाकर आपको अंतर स्पष्ट करना है। व्यक्तिगत मांग तालिका, बाजार मांग तालिका। तो इसका है व्यक्तिगत मांग तालिका किसी वस्तु की उन विभिन्न मात्राओं का विवरण या सूची है जो किसी क्रेता अथवा उपभोक्ता विशेष द्वारा बाजार विभिन्न कीमतों पर खरीदी जाती है। जबकि बाजार मांग तालिका किसी वस्तु की बाजार मांग उस वस्तु की व्यक्तिगत मांग की मात्राओं का योग होता है। दूसरा प्रश्न, व्यक्तिगत मांग तालिका बाजार बनाना सरल है, जबकि बाजार मांग तालिका बनाना एक कठिन कार्य है। व्यक्तिगत मांग तालिका बाजार मांग तालिका की अपेक्षा अधिक असमतल तथा असतत होती है, ये समतल और सतत होती है। तो इस तरह से आप पूरा उत्तर दे सकते हैं। 5 पॉइंट आपको लिखना है। 7वां प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में आने वाली बाधा कठिनाइयाँ कौन कौन सी है उसको बताना है। मोस्ट IMP क्वेश्चन है, पिछले साल के क्वेश्चनों में ये पूछा जा चुका है। तो देखते हैं इसका उत्तर किस तरह से होगा। पर्याप्त एवं अशुद्ध आंकड़े, भारत में राष्ट्रीय आय से संबंधित आंकड़े पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होते। जो आंकड़े उपलब्ध होते हैं वह भी पर्याप्त मात्रा में शुद्ध नहीं होते, अतः इन कारणों से राष्ट्रीय आय संबंधी आंकड़े पूर्ण विश्वसनीय नहीं होते हैं। दोहरी गणना की संभावना, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में सबसे बड़ी समस्या दोहरी गणना होती है। यदि इस समस्या का समाधान नहीं किया जाता तो राष्ट्रीय आय में कई गुना बढ़ जाता है। क्षेत्रीय विविधता के बारे में बताना है। फिर आपका चौथा अशिक्षा के बारे में है। 5वां अमौद्रिक क्षेत्र के बारे में। तो इसी तरह से आपको पॉइंट वाइज उत्तर देना है। 6वां दोषपूर्ण व्यवहारिक वर्गीकरण, भारत में दोषपूर्ण वर्गीकरण पाते हैं। देश में एक ही व्यक्ति के एक से अधिक व्यवसायों में संलग्न है। यहाँ किसानों के कृषि क्षेत्र में आय को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, लेकिन उसी गौण व्यवसाय की आय को राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ा जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न है, दोहरी गणना की समस्या को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए तथा बताइए कि दोहरी गणना की समस्या से किस प्रकार बच सकते हैं। इसके बारे में आपको उत्तर देना है। तो इस तरह से आप पूरे उदाहरण के माध्यम से समझा सकते हैं। इस तरह से पूरा उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको अच्छे से पहले पढ़िए, या जो चीज़ अच्छे से इसको समझ सकते हैं पहले पढ़कर। उसके बाद इसके बचाव के 2 उपाय, अंतिम उत्पाद विधि और मूल्य वृद्धि विधि के बारे में यहाँ पर लिख देंगे। तो इस तरह से आपका इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र का मासिक मूल्यांकन में इसी टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे, और ये पूरा आपको अच्छे से याद कर लेना है। बोर्ड एग्जाम में भी यही प्रश्न आने की पॉसिबिलिटीज चांसेस है, तो इस सबको अभी से याद करना शुरू कर दे। थैंक यू।